हेलो, गुड आफ्टरनून। लेट्स स्टार्ट इंडियन पिनल कोड डे 9। आज हम जो सेक्शन डिस्कस करें डायरेक्ट ट्रेडिंग, वो है आपका सेक्शन 76 to 106। इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। जनरल एक्सेप्शन और प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। देन डे 2 आपका आईपीसी का है और डे 9 आपका पूरा होल कोर्स का है। तो जनरल एक्सेप्शन अंडर चैप्टर 4 समटाइम पूछ जनरल एक्सेप्शन कौन सा चैप्टर में है, चैप्टर 4 और सेक्शन 76 to 106। तो जनरल एक्सेप्शन चैप्टर 4 या एक्सटर्नल क्रिमिनल लायबिलिटी, तो ये तो देख लेना आपने, रिवर्टेबल प्रिजम्पशन होती है, कंक्लूसिव नहीं होती है। देन डील विद द सर्कमस्टांसेस जहाँ पे फॉल करते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आप जनरल एक्सेप्शन करोगे तो सेक्शन 105 इंडियन एविडेंस एक्ट ऑलवेज राइट विद द जनरल एक्सेप्शन। चाहे आपका मेंस का क्वेश्चन आए, चाहे आपका ऐसे भी आपको पता होना चाहिए कि 105 इंडियन एविडेंस एक्ट में ये बोला गया, प्रोवाइडेड दैट if the accused person claim the benefit of exception, the burden of proving his plea that his case falls under the general exception lies upon the accused। अगर वो क्लेम करता है, किस चीज का बेनिफिट क्लेम करता है, जनरल एक्सेप्शन का क्लेम करता है या स्पेशल एक्सेप्शन का क्लेम करता है या प्रोवाइजो का क्लेम करता है अंडर आईपीसी या एनी अदर लोकल और स्पेशल लॉ के अंदर, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, अक्यूज के ऊपर, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 105, ठीक है। ये प्रिजम्पशन है, शैल प्रिज्यूम है, बर्डन यहाँ पे कोर्ट को बाउंड है यहाँ पे प्रिज्यूम करने के लिए। देन के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें ये डिस्कस हुआ है, ठीक है, कि प्लीज एक्सेप्शन कंटेन इंडियन पिनल कोड, देन देयर इज अ प्रिजम्पशन अगेंस्ट हिम, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द अक्यूज्ड। तो अक्यूज के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा, ठीक है। देन नाउ देखो, जनरल जो कैटेगरी ऑफ एक्सेप्शन है वो भी 2 टाइप में डिवाइड की गई यहाँ पे। जनरल एक्सेप्शन एक जहां पे एक्सक्यूजेबल है, जहां पे टोटली एक्सक्यूज किया गया है, एग्जम्प्टेड फ्रॉम द क्रिमिनल लायबिलिटी, और जहां पे जस्टिफाई, जहां पे आपको रीजन देना पड़ेगा, जस्टिफाइबल रीजन देना पड़ेगा। तो टोटली एक्सक्यूज 76, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, ये सेक्शन देख लेना। देन यहाँ पे आपको रीजन है, जस्टिफाइबल रीजन है 77, 78, 81, 94, 87, 88, 89, 92, 93, 95, 96 टू आपका पूरा का पूरा प्राइवेट डिफेंस यहाँ पे आपका एक्सक्यूजेबल है, ठीक है, सॉरी जस्टिफाइबल है। देन नाउ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जनरली मिस्टेक ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज, ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं होता है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक्सक्यूज होता है। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो सेक्शन 76 है ऑलवेज राइट विद 79, ठीक है। जनरली क्या होना चाहिए था, 76 के बाद जो 77 सेक्शन है वो 79 वाला होना चाहिए था, क्योंकि अब 76 से पढ़ना उसको 79, तो 77, 78 बीच में 2 सेक्शन अलग है, ठीक है। तो 79 और 76 हम एक साथ क्लब टुगेदर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैक्सिम इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सक्यूज, इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूज। मतलब जो फैक्ट के रिगार्डिंग अगर इग्नोरेंस हो जाती है वो एक्सक्यूज है, अगर लॉ के रिगार्डिंग इग्नोरेंस हो जाती है तो वो नॉन एक्सक्यूजेबल है। अब आप मान लो शिमला जाते हो तो रिज पे गाड़ी ले जाना मना है, सबको पता है, और आप बोलते सर मुझे तो लॉ का ही पता नहीं, तो देन नॉन एक्सक्यूज, तो चलान होना ही होना है, ठीक है। तो देन यहाँ पे था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जो मेयर एम एच जॉर्ज वाला केस था 1964। तो वो इंडिया में क्या हुआ, उसने वो ज्यूरिच का सिटीजन था, उसने फिलीपींस जाना था, तो ज्यूरिच से उसने फ्लाइट लिया, तो वो एक मतलब बॉम्बे में लैंड किया बीच में। तो बॉम्बे किसकी टेरिटरी है, इंडिया की टेरिटरी है। और 2-3 दिन पहले, मतलब जिस दिन वो उसने लैंड किया था, बिफोर दैट मतलब 2-3 दिन पहले इंडिया में एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था कि गोल्ड की स्मगलिंग करना क्या है, प्रोहिबिटेड है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो उसने क्या किया, जैसे वो लैंड किया वहां पे तो वो लाइबल होगा। अब बोलते सर मुझे तो लॉ ही पता नहीं है, उसको कस्टम वालों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी पे डिटेन कर लिया, तो बोलते मुझे तो इंडिया का लॉ पता नहीं है, तो नो एक्सक्यूज, ठीक है। तो इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट, अगर आप सेक्शन 76 की वर्डिंग देखेंगे, 76 प्रोवाइड दैट नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन हु इज और हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, किसके बारे में बोल रहा है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। ये बोलता है मिस्टेक ऑफ लॉ की वजह से नहीं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। गुड फेथ बिलीव, किसमें, गुड फेथ हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। गुड फेथ कहां पे डिफाइन है, 52 ऑफ आईपीसी, ठीक है। देन पर्सन क्या होना चाहिए, बाउंड बाय लॉ,
and then in good faith believed to bound by law and such believe reason to mistake of fact के regarding होना चाहिए, not mistake of law। तो इसमें आप देख लेना एग्जांपल, आपका इलस्ट्रेशन दिया होगा। 79 भी सेम बोलता है, एक्ट बाय पर्सन जस्टिफाई बाय, ऊपर क्या था, मतलब रीजन टू बिलीव दैट, तो यहाँ पे क्या जस्टिफाइड बाय, मतलब जस्टिफिकेशन, कुछ रीजन है उसके पास, जो वैलिड रीजन है, जो जस्टिफाई हो सकता है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एनी पर्सन हु इज जस्टिफाइड बाय लॉ जस्टिफिकेशन है उसके पास, उस पर्सन के पास, हु बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ एक्ट, ये भी मिस्टेक ऑफ एक्ट यहाँ पे कॉमन है, एंड नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी जस्टिफाइड बाय लॉ डूइंग इट। तो ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ए है, ए एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रॉयटिंग वगैरह हो गया, दंगे हो रहे हैं, ठीक है, तो वो अपना यूज कर रहा है कि उसको बिलीव लगता है मेरी ड्यूटी है, क्या है, क्राइम को प्रिवेंट करना मेरी ड्यूटी है। अब क्या हो गया, हायर अथॉरिटी ने उसको ऑर्डर कर दिया, हायर अथॉरिटी ने क्या ऑर्डर कर दिया कि तुम चार्ज करो, चार्ज का मतलब लाठी चार्ज करो, ठीक है, अब उसने लाठी चार्ज किया, क्या ये लाइबल होगा? अब जो ये पर्सन है ए ना, जिसने लाठी किया, उसको तो ओबे करना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ द, जो आपका बॉन्ड बाय लॉ, वो बॉन्ड बाय लॉ, जो उसका हायर अथॉरिटी उसका ऑर्डर वो ओबे कर रहा है, तो देन वो प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 76 में बॉन्ड बाय लॉ। नीचे जो हायर अथॉरिटी है, जस्टिफाइबल बाय लॉ, भाई सर जो सिचुएशन थी वो आउट ऑफ कंट्रोल थी, हमें लाठीचार्ज करना ही पड़ा, उसको कुछ रीजन देना पड़ा, तो जो सुपीरियर ऑफिसर दैट इज प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 79 ऑफ द आईपीसी, ठीक है। देन 77, because 77 provided nothing is an offense which is done by a judge when acting judiciary in the exercise of any power which is or which in good faith he believed to be given by him। तो जब जुडिशरी को एक्ट करता है, मान लो किसी को सजा दे रहा है, किसी को जेल में डाल रहा है, वो एक्ट क्या कर रहा है, एज ए जुडिशियल ऑफिसर एक्ट कर रहा है, तो वो नॉट लाइबल, वो कोई ऑफेंस नहीं है। एंड देन 78 प्रोवाइड दैट नथिंग व्हिच इज डन इन परसोनेंस और which is warranted by judgment or order of the court of justice if done whilst such judgment or order remain in force is offense notwithstanding the court may have had no jurisdiction to pass a judgment or order। तो इसमें जो हैंगमैन होते हैं आपके, मतलब जो लॉ का ऑर्डर फॉलो कर रहा है, कोर्ट ने कोई ऑर्डर कर दिया, पुलिस ऑफिसर उसको फॉलो कर रहा है, वो प्रोटेक्टेड होगा 78 में। जो हैंगमैन होता है एमसीक्यूज में आता है, मान लो कोर्ट ने डेथ सेंटेंस पास किया, ऑर्डर और जजमेंट में डेथ सेंटेंस पास किया, अब एक्चुअल में तो डेथ कॉज किया उसने। हैंगमैन क्या होता है, अब वो जो होता है वो खींचते इधर और देन वो हैंग करते हैं उसको, तो जलाद जिसको बोलते हैं। तो अब उसने एक्चुअली अगर कोई जानबूझ के करेगा एक्ट, मेंजरिया और एक्टस रिया होगा, तो क्या होगा, ऑफेंस है, किसी को किल करना ऑफेंस है, मर्डर है, लेकिन ये फॉलो द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ऑर्डर को यहाँ पे फॉलो करा था अंडर द परसोनेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द जजमेंट ऑफ कोर्ट, तो वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड है अंडर सेक्शन 78 में। Then now 79 हमने कर लिया। Then 80 accident in doing lawful act, section 80। section 80 की कैसा सेक्शन है जहां से एवरीथिंग आपको लॉफुली होना चाहिए, लेकिन अगर आप सेक्शन 80 की वर्डिंग के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपको प्रोटेक्शन कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी जो इंटरप्रिटेशन है वहां जस्टिफाइबल इंटरप्रिटेशन देना पड़ेगा यहाँ पे। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंट इन द डूइंग ऑफ लॉफुल मीन्स, लॉफुल मीन्स भी होना चाहिए, इंटेंशन भी नहीं होनी चाहिए, लॉफुल एक्ट होना चाहिए, एक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन, इंटेंशन एंड नॉलेज लॉफुल मैनर से भी होना चाहिए, तो फिर बचा क्या, ठीक है, तो मतलब एक्ट भी लॉफुल होना चाहिए। अब मान लो फॉर एग्जांपल, अब पिक पॉकेट एग्जांपल लेता हूं मैं, जो ए है वो पिक पॉकेट करता है आपका रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन पे, तो जनरली क्या होता है, वो मतलब सिर्फ पर्स वगैरह या इस तरह से पिक पॉकेटिंग करता है, लेकिन उसके इंटेंशन जो ग्रेट मेंजरिया होता है उसका क्या है, पिक पॉकेटिंग करने का है। मान लो सपोज कोई जेंटलमैन रेलवे स्टेशन पे ब्रीफकेस लेके खड़ा है और वो ट्रेन का वेट कर रहा है, ये पर्सन आता है, ये उसके पॉकेट में कोट के या ब्लेजर के जैकेट में पॉकेट में हाथ डालता है, तो उसमें पिस्टल थी, अब उसने किस इंटेंशन के साथ उसने पॉकेट में हाथ डाला, उसने थेफ्ट करने के लिए, सिर्फ उसका पर्स लेने के लिए, लेकिन उसमें पिस्टल थी और ट्रिगर दब गया, फिर उसकी डेथ होगी, उससे क्या होगा, एक्सीडेंट, डेथ हो गया ना, मर्डर हो गया। अब क्या हम लाइबल ठहराएंगे उसको, अब यहाँ पर लॉफुल एक्ट होना चाहिए, लॉफुल एक्ट तो नहीं कर रहा था वो तो एक्ट ही लॉफुल नहीं था, बट अगर हम इंटरप्रिटेशन करेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80 तो किसी को भी यहाँ पे डिफेंस नहीं मिलेगा। देखो लॉ का जो जुरिस्प्रूडेंस है सेंस ऑफ आईपीसी का है, बोलता है कि अगर गिल्टी इंटेंशन है और गिल्टी एक्टस रिया विद गिल्टी इंटेंशन है
तब हम लाइबल ठहराते हैं। अब गिल्टी इंटेंशन किस चीज की थी? थेफ्ट करने की, तो देन ही विल नॉट लाइबल। तो उसको अनजस्टिफाई जस्टिफाई हो जाएगा ना, उसके साथ इनजस्टिस हो जाएगा, तो देन ही विल नॉट लाइबल, तो लाइबल नहीं होगा। ठीक है, इसकी इलस्ट्रेशन देख लेना आपने। देन सेक्शन 81 इलस्ट्रेशन जरूर देख लेना, इलस्ट्रेशन से ही क्वेश्चन पुट किए जाते हैं कई बार। act likely to cause harm but done without criminal intent and to prevent other harm, section 81। ठीक है, अभी बोलता है कि एक्ट, अब देखो नेसेसिटी, नेसेसिटी नोज नो लॉ, नेसेसिटी नोज नो लॉ। नेसेसिटी दो तरह की हो सकती है, एक प्राइवेट और दूसरी पब्लिक। लेकिन सेक्शन 81 डील विद पब्लिक नेसेसिटी, प्राइवेट नेसेसिटी नहीं। एक छोटा सा, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसको, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। 3 पर्सन थे एक नाव पे, ठीक है, एक नाव पे कितने पर्सन थे? 3 पर्सन थे। तो बहुत वो रास्ता भटक गए हैं, वो काफी समुंदर में, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है, उनको 14-15 दिन हो गए, खाने के लिए सारी चीजें खत्म हो गई। आफ्टर दैट उन्होंने डिसाइड किया लॉटरी सिस्टम, कि हम लॉटरी सिस्टम डालते हैं, जिसका नाम लॉटरी में आएगा उसको हम डेड करके खाएंगे। ठीक है, उसकी बॉडी का जो फ्लैश है वो हम ईट करेंगे। ये रियल केस है, स्टीफन वसी ड्यूडले। तो देन उन्होंने क्या किया, उसमें एक 14 ईयर्स का बच्चा था, 14 की 7-8 ईयर्स का बच्चा जो भी था, उसमें एक चाइल्ड भी था, तो उस बच्चे का नाम आ गया। अब उन दोनों ने क्या किया, उसकी डेथ कॉज किया। देन उन्होंने बोला कि कोर्ट ने बोला कि आपने तो किसी पर्सन का, ह्यूमन को किल कर दिया। उन्होंने बोले तो नेसेसिटी थी, अगर हम इसको किल नहीं करते हम दोनों मर जाते, समझ रहे हो, हम तीनों मर जाते। तो मतलब बड़े हार्म को बचाने के लिए छोटा हार्म करना, उन्होंने ये एग्जांपल दिया। ठीक है, कि हमने छोटे, मतलब एक आदमी की हमने डेथ कॉज जिससे 2 जाने बच गई, तो कोर्ट ने बोला नो, दैट इज योर प्राइवेट नेसेसिटी, वो आपके प्राइवेट प्रिजर्वेशन था। तो प्राइवेट नेसेसिटी इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय सेक्शन 81, पब्लिक नेसेसिटी होनी चाहिए। अब पब्लिक नेसेसिटी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मान लो सपोज ये ए है, ये ड्राइव कर रहा है, कार ड्राइव कर रहा है, ठीक है, डाउन स्लोप है, और यहाँ पे स्कूल है, स्कूल भी है साथ में। अब स्कूल, यहाँ पे 2 पर्सन खड़े हैं स्कूल के साथ, यहाँ पे 50 और 60 स्टूडेंट है। अब नेसेसिटी अचानक इसकी क्या होगी, ब्रेक फेल हो जाती है। नेसेसिटी में क्या होता है, चॉइस होता है आपके पास, यू कैन चूज आइदर वन या दिस वन। ठीक है, तो अब ये चूज करेगा, क्या ये 50 और 60 पीपल को हिट करेगा या फिर 2 पर्सन को हिट करेगा। तो बिगर हार्म क्या है यहाँ पे, 50 और 60 स्टूडेंट, स्मॉलर हार्म क्या है, 2 पर्सन। तो अगर ये इनको हिट भी करता है तो इस बात कोई ऑप्शन नहीं था, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड, तो हिट तो करना ही है उसको। तो अगर तो जानबूझ के 50 और 60, तो ही विल नॉट प्रोटेक्टेड। अगर वो स्मॉलर हार्म करता है बिगर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए, देन ही विल प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 81, बट उसको प्रूव करना पड़ेगा। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of its being done with the knowledge that is likely to cause harm, if it done without any criminal intention to cause harm, in good faith for the purpose of preventing, good faith for the purpose of preventing or avoiding other harm to person or property। ठीक है, इसमें कैप्टन वाला एग्जांपल होगा इलस्ट्रेशन में, वो देख लेना। और यहाँ पे आर वर्सेस ड्यूटले वर्सेस स्टीफन, ये भी जो मैंने अभी तक प्राइवेट और पब्लिक नेसेसिटी पे एग्जांपल दिया, इसी केस का था वो। ठीक है, क्लियर। मान लो सपोज एक और एग्जांपल दे लेता हूँ, इसी में बनाया यहाँ पे एग्जांपल है। For example, a great fire pulled down in a great fire pulled down house in order to prevent the conflagration from spreading. He does this with the intention and good faith saving human life or property. Here, if it is found that the harm to be prevented was of such a nature and so imminent as to excuse his act, is not guilty of offense। मतलब ये गांव है, ठीक है, और ये किसी का बीच में छोटा सा घर है, ये भी गांव है इस साइड को, ठीक है, ये सारे घर बने हुए हैं। अब इस घर में आग लग जाती है, समझ गए, आग लग जाती है, इन्होंने इस घर को उखाड़ दिया, इस घर को डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि आग यहाँ से स्प्रेड ना हो। तो मतलब आगे अगर आग स्प्रेड हो जाती है, फायर स्प्रेड हो जाती है, तो बहुत सारा पूरा गांव जल जाता। तो अगर इसने किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान भी किया, पब्लिक नेसेसिटी है, ठीक है, अपने लिए तो नहीं किया उसने, किस चीज के लिए, पब्लिक नेसेसिटी। प्राइवेट बोट वाला एग्जांपल, प्राइवेट वो बोट वाला एग्जांपल प्राइवेट नेसेसिटी की ही बात करता है। ठीक है,
देन नेक्स्ट इज, अब अपने बेरक्त में ही देखना आप, वहां रिकॉर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट इज एक्ट ऑफ द चाइल्ड। सेक्शन 82 प्रोवाइड दैट नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज। ये बोलता है जो 7 साल से नीचे का जो बच्चा है वो ऑफेंस यहाँ पे टोटली एग्जम्प्टेड है वो, ठीक है। बस इतना सा प्रूव करना कि लेस देन 7 year है, लेस देन 7 year चाइल्ड है, चाहे वो मर्डर भी क्यों ना करे तो वो टोटली एग्जम्प्टेड है। बट नाउ द सेक्शन 83 provided that nothing is an offense which is done by a child above 7 years of age and under the 12 who has not attained sufficient maturity of understanding to judge the nature and consequence of his conduct of his activity। यहाँ पे तो आपको थोड़ा सा प्रूव करना पड़ेगा, he does not know the nature of the act या consequences उसको पता नहीं है, ठीक है। अगर 7 से 12 ईयर के चाइल्ड की बात कर रहा है तो वहां पे आपका बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है चाइल्ड के ऊपर, उसको ठीक है। तो 83 बोलता है प्रोवाइड दैट नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 ईयर। मतलब अगर 7 ईयर से ऊपर का चाइल्ड और 12 ईयर से नीचे तो वहां उसको प्रूव करना पड़ेगा। एक टोटली एग्जम्प्टेड नहीं है वो क्रिमिनल लायबिलिटी से, क्या प्रूव करना पड़ेगा? इट डज नॉट नो द नेचर ऑफ एक्ट या अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ एक्ट, ठीक है। तो ये आपका डोली कैपेक्स और इनकैपेक्स देख लेना है आपका, जो बिलो द एज ऑफ ईयर्स होता है डोली इनकैपेक्स, और जो अबव द 7 to वो डोली कैपेक्स होगा। ये आपका एमसीक्यूज में आ सकता है वहां पे, ठीक है। देन नाउ द एक्ट ऑफ द पर्सन अनसाउंड माइंड, ठीक है। एक्ट ऑफ द पर्सन अनसाउंड माइंड पीडीएफ में जो ये होती है ना, इसको पूरा पढ़ लेना, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो सेक्शन 84 प्रोवाइड दैट नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय अ पर्सन who at the time of doing it by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of act, नंबर 1 नेचर ऑफ एक्ट, नंबर 2 दैट इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रारी टू लॉ। या तो वो ये प्रूव करे जो अनसाउंड माइंड पर्सन है, मान लो सपोज ए क्लेम करता है, ए ने मान लो किल बी अंडर द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ठीक है। सेक्शन 84 टॉक्स अबाउट लीगल इंसैनिटी, ठीक है, लीगल अनसाउंडनेस सेक्शन 84। लेकिन लीगल इंसैनिटी के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? मेडिकली अनसाउंड पर्सन होना चाहिए, कुछ मेडिकली अनसाउंड होना चाहिए। वो मेडिकल अनसाउंडनेस कैसे होगा? कोई डॉक्टर उसको लिख के देगा, डॉक्टर सर्टिफाई करके देगा दिस पर्सन अनसाउंड माइंड एट द टाइम जब कमिटेड द ऑफेंस। कब होना चाहिए? एट द टाइम जब ऑफेंस किया। ऐसा नहीं है कि वो पहले का अनसाउंड माइंड था, बाद में वो साउंड माइंड हो गया और उसने उसके बाद मर्डर किया, तो ही विल नॉट प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 84। तो मतलब मान लो ए ने किल किया अंडर द अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, अब ये मतलब ए यहाँ पे डिफेंस ले रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 105 क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 105 इंडियन एविडेंस बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन किसके ऊपर होगा? एक्यूज के ऊपर होगा, ठीक है, एक्यूज के ऊपर होगा। तो देन अब इसको क्या प्रूव करना पड़ा? या तो ये नेचर ऑफ एक्ट, इट डज नॉट नो द नेचर ऑफ एक्ट, कि मुझे नेचर ऑफ एक्ट ही पता नहीं था, या फिर डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ। रॉन्ग और कॉन्ट्ररी टू लॉ, इसको दोनों एक साथ प्रूव करना पड़ेगा, समझ रहे हो? आइदर रॉन्ग या कंट्रेरी टू। अगर वो सिर्फ रॉन्ग प्रूव करता है तब उसको भी डिफेंस नहीं मिलेगा, या फिर वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ प्रूव करता है कि मुझे पता था कि लॉ में ये गलत है, ठीक है, तब भी उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। तो ये दोनों चीजें एक साथ प्रूव करनी पड़ेगी। कौन सा? कॉन्ट्रेरी टू लॉ और रॉन्ग, ठीक है। लेकिन अगर नेचर ऑफ एक्ट डज नॉट नो द नेचर ऑफ एक्ट, तो वो आप सिंगल है कि वो प्रूव कर दिया तो उसको डिफेंस मिल जाएगा। समझ गए? देखो यहाँ पे आपका मैग्नेटन केस, मैग्नोगेटन केस आता है आपको प्रीलिम्स में, और मेंस में भी आ सकता है। और दूसरा केस जो दयाभाई ठाकर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये केस भी आ सकता है, ठीक है। देखो लॉ आपका जो 84 है, 84 टॉक्स अबाउट, पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए? मेडिकली अनसाउंड पर्सन होना चाहिए। मेडिकली क्या होना चाहिए? अनसाउंड। अगर वो मेडिकल अनसाउंड है, आफ्टर दैट लीगल अनसाउंड। लीगल अनसाउंड कहां पे होगा? 84 में। अब मान लो मेडिकली अनसाउंडनेस प्रूव कर दिया पर्सन ने,
और मैं लीगली अनसाउंडनेस प्रूव नहीं कर पाया, मतलब जो सेक्शन 84 के इंग्रीडिएंट वो प्रूव नहीं कर पाया, ही विल गेट नॉट द डिफेंस ऑफ सेक्शन 84, तब भी उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मतलब मेडिकल अनसाउंडनेस प्लस आपका लीगल अनसाउंडनेस प्रूव होना चाहिए, तब उसको डिफेंस मिलेगा सेक्शन 84 में। क्लियर हो गया? देन 85, एक्ट ऑफ द पर्सन incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will। इंटॉक्सिकेशन ये बोलता है इनवॉलेंट्रली इंटॉक्सिकेशन। क्या बोलता है? इनवॉलेंट्रली इंटॉक्सिकेशन। देखो इंटॉक्सिकेशन वर्ड यूज किया, ये सिर्फ ड्रिंक नहीं है आपका जो वाइन एक्सेट्रा, इसमें ड्रग्स एक्सेट्रा भी आ सकता है, इसलिए इंटॉक्सिकेटेड वर्ड यूज किया है। 85, that nothing is an offense which is done by person who at the time of doing it, that is very important कि at the time of doing it by reason of intoxication वो intoxicated है, incapable of doing the nature of act कि उसको nature of act का पता नहीं है, that is doing what is either wrong or contrary to law, ये burden of proof किसके ऊपर आएगा? accused के ऊपर। that thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will, that is involuntarily। अगर वो खुद वॉलेंटरली कोई इंटॉक्सिकेटेड हो जाता है आफ्टर दैट ही कमिट द मर्डर या रेप अपॉन द वुमेन, तो देन ही विल नॉट गेट द डिफेंस ऑफ सेक्शन 85। ठीक है, तब तो सबने क्या करना था, ए ने बहुत अच्छा सा ड्रिंक किया और बी के साथ दुश्मनी थी, उसके घर गया और मर्डर कर दिया। ठीक है, तो देन वो प्रोटेक्टेड नहीं। प्रोटेक्टेड कब है? जब उसको कुछ पता ही नहीं है कि उसको विदाउट कंसेंट और अगेंस्ट हर विल उसको एडमिनिस्ट्रेटेड होना चाहिए इंटॉक्सिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो सपोज एक पर्सन है वो हॉस्पिटल जाता है, अब जो डॉक्टर है वो ड्रग एडिक्टेड है, जो जिस डॉक्टर के पास गया ओपीडी में वो खुद ड्रग एडिक्टेड है, उसने जो इंजेक्शन अपने को लगाना था इंजेक्शन किसको दे दिया? पेशेंट को लगा दिया। ठीक है, अब पेशेंट को क्या, पेशेंट को पता ही नहीं है, उसको लगा मेरा इलाज किया इसने। ठीक है, और पेशेंट ने क्या कर दिया? डॉक्टर का मर्डर कर दिया। समझ रहे हो? किसका मर्डर कर दिया? अंडर द इंटॉक्सिकेशन। अब हो सकता है उसको नशा लग गया, नशे में डॉक्टर नर्स वटेवर जो कोई भी ऑफेंस करता है तो देन ही विल प्रोटेक्टेड, वो प्रोटेक्ट हो जाएगा वहां पे। ठीक है, देन सेक्शन 86 बोलता है, ये वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन की बात करता है, वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन की बात करता है, ऑफेंस प्रिजम्पशन की बात करता है। प्रिजम्पशन इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, सेक्शन 86। 86 provide that in cases where an act done is not an offense unless done with particular knowledge or intent। देखो सेक्शन 86 हेडिंग में तो दोनों की बात करता है, इंटेंशन और नॉलेज। क्या आप इंटेंशन को प्रिज्यूम कर सकते हैं? नो, यू कैन नॉट प्रिज्यूम द इंटेंशन ओनली प्रूव्ड बाय कोजेंट एविडेंस, बट यू कैन प्रिज्यूम द नॉलेज। नॉलेज को आप प्रिज्यूम कर सकते हैं। अ पर्सन हु डज द एक्ट द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन शैल बी लायबल टू बी डेल्ट विद as if he had the same knowledge। तो यहाँ पे नॉलेज को प्रिज्यूम करने की बात की है, as he would have had if had been not been intoxicated। ये बोलता है कि अगर मान लो सपोज किसी पर्सन ने वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन किया हुआ है तो जनरल सबने डिफेंस ले लेना था। ठीक है, कि इंटेंशनली प्रूव करो मेरी इंटेंशन मर्डर करने की नहीं थी। समझ लो, अगर ये प्रिजम्पशन इंटेंशन के लिए होता तो सबने क्या करना था कि मेरी इंटेंशन तो थी नहीं मर्डर करने के लिए। तो लेकिन हम अगर कोई वॉलेंटरली भी इंटॉक्सिकेटेड होता है और फिर वो क्राइम करता है, ऑफेंस करता है, तब भी हम उसको लाइबल ठहराएंगे। हम प्रिज्यूम करेंगे ही हैज नॉलेज, चाहे उसको कुछ पता भी नहीं चल रहा है, उसको नॉलेज मतलब उसको एक्ट का नेचर ऑफ द एक्ट भी पता नहीं चल रहा है, फिर भी हम प्रिज्यूम करेंगे ही हैज नॉलेज। लेकिन ये जो सेक्शन है ये सिर्फ उन्हीं केसेस में एप्लीकेबल, उन ऑफेंसेस में एप्लीकेबल होगा जहां पे इंटेंशनल नॉलेज रिक्वायर्ड है। जहां पे सिंगल इंटेंशन रिक्वायर्ड है वहां पे सेक्शन 86 नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, जैसे आपका मर्डर है, मर्डर में आपका इंटेंशन और नॉलेज दोनों मेंजरिया चाहिए। मर्डर में क्या चाहिए? दोनों मेंजरिया चाहिए। लेकिन जैसे थेफ्ट है, थेफ्ट में क्या है आपका मेंजरिया क्या है? ओनली इंटेंशन, वहां पे नॉलेज नहीं। अब आप इंटेंशन को प्रिज्यूम नहीं कर सकते, तो मतलब अगर कोई वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेटेड होता है और देन वो फिर वहां से थेफ्ट करता है तो ये प्रिजम्पशन नहीं लगेगी, क्योंकि वहां पे इंटेंशन ही प्रूव करना होता है, नॉलेज वहां पे रिक्वायर्ड नहीं है। तो जहां पे जिस सेक्शन के अंदर, जिस ऑफेंस के अंदर, इसका लिमिटेड यूज है, जिस सेक्शन में इंटेंशन और नॉलेज बोथ है वहां पे आपका सेक्शन 86 एप्लीकेबल होगा, या जिस सेक्शन में नॉलेज रिक्वायर्ड है वहां पे होगा। लेकिन जिस सेक्शन में सिंगल इंटेंशन होगा वहां पे एप्लीकेबल
नहीं होगा। ठीक है, और वासुदेव स्टेट ऑफ एप्सु ये भी इंपॉर्टेंट केस है यहाँ पे। देन नेक्स्ट इज कंसेंट। ठीक है, ये कंसेंट वाले जो सेक्शन है आपका 375 में भी आपका एप्लीकेबल होते हैं रेप ऑफेंसेस में। कंसेंट सेक्शन 87, 88, 89, 90, 91, 92। सेक्शन 87, an act intending act not intended and not known to be likely cause death or grievous hurt done by the consent। लेकिन यहाँ पे इंटेंशन नहीं है, ये मैक्सिम लिख लेना आपने, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरिया। कई बार पूछते कौन से सेक्शन पे है, तो वो कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 87। तो इंग्रेडिएंट क्या है, द एक्ट शुड नॉट बी इंटेंडेड टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट। आपकी इंटेंशन ना तो डेथ कॉज करने की ना ग्रीवियस हर्ट करने की है। इट शुड नॉट बी नॉन बाय द डोर टू लाइकली टू कॉज डेथ और ग्रीवियस, ना उसको नॉलेज है, ना इंटेंशन है, ना नॉलेज है। द हार्म कॉज टू अ पर्सन इज विद हिज एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट, या तो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट। जैसे हम कई बार क्या होता है, स्पोर्ट्स जो पर्सन होते हैं, ठीक है, तो वो हम जैसे मान लो कबड्डी खेल रहे हो, खो खो खेल रहे हो, तो वहां पे ऐसा तो नहीं है ना, वहां पे क्या होता है, गुड फेथ में हम कर रहे होते हैं। वहां इतना हमने कंसेंट सबको ने दी होती है, जरूरी नहीं कि अगर आपने एक्सप्रेसली कंसेंट नहीं दिया तो इम्प्लाइड कंसेंट पे होता है, बाय कंडक्ट एग्री होते हैं। सर क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल लग गया, तो इतना तो है। लेकिन अगर मान लो सपोज कोई रूल तोड़ देता है, ब्रेक करता है, और रूल ब्रेक करने के बाद कोई वहां पे एक्ट करते हैं और उसको इंजरी आ जाती है, देन तो वो कंसेंट जो उसने स्टाइल जो इम्प्लाइड कंसेंट थी, वो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वो विड्रॉल मानी जाएगी कि भाई कोई कंसेंट नहीं थी, और वहां पे फिर वो ऑफेंस आ जाएगा। अदरवाइज दे आर प्रोटेक्टेड, जो भी स्पोर्ट्समैन होते हैं वो प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 87 और अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, ये सेक्शन में ही दिया होगा। एक्ट शुड बी इन गुड फेथ, जो एक्ट करे आप वो कैसा होना चाहिए, गुड फेथ में होना चाहिए। ठीक है, देन नेक्स्ट इज सेक्शन 88, an act intending to cause death done by consent in good faith to person benefit। तो होता है पर्सन के बेनिफिट के लिए कुछ एक्ट कर रहे आप, ठीक है, ए ने मान लो बी के बेनिफिट के लिए कुछ एक्ट किया बाय द कंसेंट इन गुड फेथ, उसकी कंसेंट लेके गुड फेथ में एक्ट किया। ठीक है, सेक्शन 88 में क्या होता है, एक्ट इज डन इज विदाउट द इंटेंशन, विदा इंटेंशन के, कोई इंटेंशन नहीं, ऑल्दो इट मे अमाउंट टू एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म। द एक्ट इज डन विद द कंसेंट एक्सप्रेस इम्प्लाइड, बोथ हो सकती है, ठीक है, विक्टिम की। द एक्ट इज डन इन गुड फेथ, द एक्ट कैसे होना चाहिए, बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन के लिए। देन मान लो सपोज फॉर एग्जांपल ए पर्सन है, पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसको हॉस्पिटलाइज किया गया, डॉक्टर ने बोला कि कंसेंट देते तुम्हारे ऑपरेट करना पड़ेगा, इमीडिएटली ऑपरेट करना पड़ेगा, प्लीज गिव कंसेंट। उन्होंने कंसेंट दे दिया। अब डॉक्टर ने इलाज करते करते क्या हो गया, उसकी डेथ कॉज होगी, उसकी डेथ होगी, बचा नहीं पाए, तो दे आर प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 88। लेकिन मान लो सेम डॉक्टर अगर उसका एब्डोमेन का कोई सर्जरी कर रहा है और वहां पे नीडल अंदर भूल जाता है, या कोई थ्रेट भी भूल जाते हैं। आपको पता होगा कि जब ऑपरेशन थिएटर में जाता है एक एक चीज गिन के जाती है, लिस्ट होती है, चेक लिस्ट। अगर कॉटन भी जा रही है, कॉटन भी गिन के अंदर जाएगी, फिर काउंट करते कि ये कॉटन सारी वापस भी आई, नहीं तो हो जाता ना भूल गए अंदर। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सेप्टिक हो जाती है, ब्लड पॉइजन बन जाएगा और देन डेथ कॉज हो जाएगा, तब वो नेग्लिजेंस में लाइबल होगा। समझ गए, फिर वो 304 ए में लाइबल होगा आईपीसी में। लेकिन अगर गुड फेथ में कर रहा है विद द कंसेंट ऑफ द पर्सन, बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, तो वो नॉट लाइबल, प्रोटेक्ट। अगर उसके इलाज करते करते, ट्रीटमेंट करते करते अगर डेथ हो भी जाती है, तो दे आर प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 88। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड है। देन सेक्शन 89, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड इंसेन पर्सन बाय और कंसेंट ऑफ गार्जियन। अब यहाँ पे जो एक्ट है, ये नहीं चल रहा है।
ठीक है। एक्ट done in good faith for the benefit of child or insane person or by consent of guardian, सेक्शन 89। देखो जो चाइल्ड है और जो इंसेन पर्सन है उनके लिए अलग से सेक्शन बनाया गया है। तो चाइल्ड कौन सा है, उसके लिए एज का ठीक है। देन the act must be done for the benefit of the person, it must be in good faith, the person may be under 12 years of age, ये अंडरलाइन कर लेना, और अनसाउंड माइंड। तो मतलब 12 years एज, अंडर द 12 years of age, ठीक है, या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन। देन एक्ट मस्ट बी डन बाय हिज कंसेंट, express or implied, or consent of guardian or other person having lawful charge of that person। यहाँ पे प्रोवाइजो दी होगी आपको, 4 प्रोवाइजो होगा, ठीक है। तो ये बोलता है प्रोवाइजो में, जैसे फर्स्ट है शैल नॉट एक्सटेंड टू इंटेंशनल कॉज ऑफ डेथ, कि इंटेंशन नहीं होनी चाहिए डेथ कॉज करने की। सेकेंड थिंग, और ना तो ग्रीवियस हर्ट करने की इंटेंशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये प्रोवाइजो का टेस्ट यहाँ पे फुलफिल कर लेते हैं, देन ही विल प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 90, कौन सा है, 89, ठीक है। देन सेक्शन 90, कंसेंट नॉन टू गिवन अंडर फियर ऑफ मिसकंसेप्शन। ये बोलता है जितने भी आईपीसी के अंदर जब भी आप कंसेंट की बात करते हो तो आपको टेस्ट क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 90 का टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या फ्री कंसेंट थी या नहीं थी। सेक्शन 90 प्रोवाइड दैट इट शुड बी प्रूव्ड इन ऑर्डर टू मिटिगेट द लायबिलिटी ऑफ द विक्टिम हैज कंसेंटेड टू सफर रॉन्ग इंजरी फ्रीली, the consent should not be given by a man under fear of injury or under misconception of the fact। ना तो वो कंसेंट अंडर फियर ऑफ इंजरी होना चाहिए, ना ही वो आपका कंसेंट अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट होना चाहिए। अ चाइल्ड अंडर 12 ईयर ऑफ एज होगा, नहीं होना चाहिए, उसके कंसेंट भी फ्री नहीं मानी जाती है। बाय इंसेन हु इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज व्हिच ही हैड गिवन इन कंसेंट। यहाँ पे मैंने आपको करवाया होगा स्टेट ऑफ दलीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है, और दीपक गुलाटी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो वो केस करवाए होंगे, क्योंकि ये जो कंसेंट है ये आपका 375 में वेरी इंपॉर्टेंट। जनरल रूल है कि अगर कोई कंसेंटेड एक्ट है तो नॉट लाइबल, लेकिन वो कंसेंट कैसे, जो रूल दिया वो सेक्शन 90 में, कि कंसेंट अगर मान लो अंडर फियर, मतलब पिस्टल रखी है किसके गन पॉइंट पे, हमने कंसेंट ले ली, तो फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। या मिसकंसेप्शन ऑफ द फैक्ट, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट जनरली आपका रेप केसेस में ही एप्लीकेबल होता है। प्रॉमिस कर दिया, झूठा फॉल्स प्रॉमिस किया मैरिज का, और सेक्सुअल इंटरकोर्स डन अपॉन द आपका फॉल्स प्रॉमिस, देन आफ्टर दैट वो रिफ्यूज करता है मैरिज से, तो मतलब यहाँ पे क्या है, फ्री कंसेंट नहीं है, ठीक है। देन सेक्शन 91, ये 91 90 था ना, 91, that if an act is done, act is offense without taking into consideration any harm which it may cause or may be intending to cause or known to be likely cause, the exception mentioned section 87, 88, 89 are not available। देखो ये बोलता है कि जनरली जब हम कंसेंट देते हैं तो जिस काम के लिए हमने कंसेंट दी है वही है ना, जिस काम के लिए हमने कंसेंट दिया उतना ही आपको राइट है। मान लो सपोज कोई वुमेन है, लेडी ऑफ वुमेन है, वो प्रेग्नेंट है, उसने कंसेंट दिया कि मुझे मिसकैरेज करना, ठीक है, और आपने उसकी डेथ कॉज कर दी, तो देन जो एक्स्ट्रा आपने एक्ट किया, जिस चीज के लिए उसे कंसेंट नहीं दी थी, उसके लिए आप लायबल हो गए, वहां पे प्रोटेक्टेड नहीं होंगे किसी भी एक्सेप्शन में, चाहे वो 87 की बात करे, चाहे 88 की बात करे, 89 की बात करे, तो वो ऐसा समझा जाएगा कि ये सेक्शन अवेलेबल ही नहीं है, बिकॉज आपने वो एक्सीड करके जितने लिमिट की आपको कंसेंट दे रखी थी उस लिमिटेशन से एक्सीड करके आपने कंसेंट, ठीक है। एक्ट डन इन गुड फेथ पर्सन विदाउट कंसेंट, देखो 88 जब हमने किया तो विद द कंसेंट ऑफ द पर्सन। अब यहाँ पे सेम एग्जांपल एप्लीकेबल हो जाता है। मान लो किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अनकॉन्शियस है और एम्बुलेंस में उसको हॉस्पिटल ले गया और अनकॉन्शियस है और पॉसिबल नहीं है उसकी कंसेंट लेना, ठीक है, ना ही, और इमीडिएटली उसका ऑपरेट करना पड़ रहा है,
तो विदाउट द कंसेंट उस पर्सन का यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, और गुड फेथ में फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, अगर फिर भी उसकी डेथ हो जाती है तब भी प्रोटेक्टेड। ठीक है, क्लियर हो गया। देन मान लो सपोज फॉर एग्जांपल ए और बी दोनों जंगल में चले गए शिकार करने शेर का, ठीक है। अब बी को कैच कर दिया लॉयड ने, टाइगर ने कैच कर दिया माउथ में। अब ए के पास पिस्टल है, ए के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कंसेंट ले बी को कि मैं तुझे बचाऊं, मैं गोली चलाऊं शेर पे कि नहीं चलाऊं, पूछेगा थोड़ी वो, ठीक है, वो तो गोली चलाएगा। और अल्टीमेटली वो बुलेट हिट हो गया किसको, बी को, लेकिन वो गुड फेथ में कर रहा था, विदाउट द कंसेंट एक्ट किया, वो भी 92 में यहाँ पे फॉल हो जाएगा। यहाँ पे आपको एग्जांपल मिल जाएगा इसी सेक्शन में। तो 92 प्रोवाइड दैट नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म which it may cause to a person for whose benefit it is done in good faith। तो यहाँ पे मेन जो इंग्रेडिएंट क्या है, बेनिफिट और गुड फेथ प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। इवन विदाउट द पर्सन कंसेंट इफ circumstances of such it is impossible the person to signify the consent। जहाँ पे इम्पॉसिबल है उसकी कंसेंट लेना, यहाँ पे भी प्रोवाइजो मिलेगी आपको, जो सेक्शन 89 की प्रोवाइजो है और 92 की प्रोवाइजो सेम है, सिमिलर प्रोवाइजो, कोई डिफरेंस नहीं है वहां पे, ठीक है, क्लियर। देन कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। अब कम्युनिकेशन समटाइम क्या होता है, हम कुछ कम्युनिकेट करते हैं किसी पर्सन को, और कोई पर्सन है मान लो शॉक हो गया, शॉक में चला गया, कोमा में चला गया, तो दैट इज नॉट एन ऑफेंस। मान लो सपोज कोई कार्डियक का पेशेंट है, हॉस्पिटल में आईसीयू में है, देखो डॉक्टर क्या होता है, मान लो टांडा में एडमिट किया है, डॉक्टर बोलेंगे कि इसको जितना जल्दी हो सके इसको पीजीआई रेफर कर दिया, पीजीआई पहुंचा लो। तो डॉक्टर की ड्यूटी है, दे आर प्रोटेक्टेड इन द सेक्शन 93। अगर मान लो उस पेशेंट को अगर तो जाके बोलेगा देखो भाई तुम्हारा तो बचना मुश्किल है, तुम घर से चले जाओ, पैक कर दो सामान, तो हमारे पास, ठीक है, या अगर इस तरह से बोलोगे तब तो लाइबल हो सकते हैं। तो केयर करना पड़ेगा, गुड फेथ। अब गुड फेथ क्या होगा, केयर और अटेंशन। तो आपको थोड़ा सा स्टाइल से बोलना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है देखो हमारे पास थोड़ी मशीनें की कमी है, लेकिन अगर आप 10 घंटे के अंदर ना चंडीगढ़ पहुंच जाते तो बिल्कुल बच जाओगे आप, ठीक है। बेशक चाहे बचे ना बचे वो, चाहे की और हो ना हो, वो अलग बात है, इसी तरह से बोलते हैं। क्या डॉक्टर ऐसा तो नहीं बोलते ना सीधे आके, मूवी में क्या आता है दौड़ दौड़ के आते हैं और सीधे बोलते हैं कि आपने उस मूवी देखी अक्षय कुमार की गब्बर वाली मूवी देखी है, उसमें दौड़ दौड़ के एक और सीडी, एक और सीडी, मतलब इस तरह से एक और किडनैपिंग, इस तरह से आते हैं वो। वैसे तो डॉक्टर नहीं आते ना, डॉक्टर तो शॉकिंग न्यूज नहीं देते हैं, डॉक्टर तो बड़े प्यार से बोलते हैं कि आपको रेफर तो करना ही है, ठीक है। अदरवाइज मान लो टांडा में बहुत सारे इक्विपमेंट नहीं हो सकते अवेलेबल, या डॉक्टर अवेलेबल नहीं है कि हमारे पास तो डॉक्टर ही अवेलेबल, आईजीएमसी शिमला चले जाओ। तो समझ रहे हो, उस दौरान अगर मान लो किसी की डेथ हो जाती है तो वो कम्युनिकेशन जो हमने कम्युनिकेट किया सामने वाले से, जैसे मान लो सपोज फॉर एग्जांपल आप लॉयर हो, तो उसमें क्या होता है कोर्ट में आप केस लड़ रहे हो 25 साल से किसी का, ठीक है, और आप वो केस हार गया, उसकी सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे मतलब हार गया वो केस, और आपने बताया ओहो बड़ा खुश होकर आगे केस हार गया, और उसको भी एक शॉकिंग न्यूज दे दी, किसको, क्लाइंट को हार्ट अटैक और डेथ, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड है, अब देखना पड़ेगा आपने किस तरीके से बोला है, ठीक है, अदरवाइज प्रोटेक्टेड है 93 में। तो कई बार होता ना किसी की बहुत ज्यादा कीमती प्रॉपर्टी थी, वही 2 बीघा प्रॉपर्टी थी बेचारे के पास, पूरी जिंदगी 25 साल उसके लिए लड़ा, तो हार्ट अटैक आना नॉर्मल ही है, ठीक है। तो वो प्रोटेक्टेड कहाँ हुआ, 93 में। द 94 एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट, ये बोलता है कि जो एक्ट है कंपेल, किसी पर्सन को कंपेल किया, ये बोलता है मेरी बिल के अकॉर्डिंग वो एक्ट नहीं हो रहा है, वो एक्ट कैसे हो रहा है, मुझे कंपेल करके हो रहा है, मान लो सपोज। बट यहाँ पे ये जो सेक्शन 94 है, नॉट एप्लीकेबल एक्सेप्ट मर्डर, मर्डर में भी एप्लीकेबल नहीं होता, ना ही ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पनिशेबल विद डेथ। कौन से ऑफेंस जो पनिशेबल विद डेथ है उसमें 94 एप्लीकेबल। आप ये नहीं बोल सकते हैं मान लो सपोज ए और बी, ए है और बी है, ए का बहुत अच्छा एनिमी है, बहुत अच्छा एनिमी कभी नहीं होता है, बहुत बुरा ही होगा, ठीक है, ये दोनों बहुत अच्छे एनिमी आपस में। अब इसने क्या किया, सी को, ये दोनों दोस्त है आपस में ए और सी ने ए को बोला कि तू मेरे ऊपर पिस्टल रख, जल्दी से पिस्टल रख, बी आ रहा है तो मैं इसको शूट कर, मुझे बोलना शूट कर ले, ठीक है। तो उसने पिस्टल रख ली, अंडर कंपल्शन उसने बी का मर्डर कर लिया, क्या ये प्रोटेक्टेड होगा जिसने मर्डर किया, नो नॉट प्रोटेक्टेड। तब तो सबने ऐसा करना था, समझ गो, मतलब ना सर्कमस्टांसेस क्रिएट करने थे ना इस तरह से
तो नॉट प्रोटेक्टेड, तो वो सेव्ड होगा कहां पे, जैसे यहाँ प्रोवाइडेड एक्सेप्ट मर्डर, मर्डर में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता। अगर आप मर्डर करते हो किसी का, चाहे अंडर कंपल्शन क्यों ना क्यों हो, तब भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। और ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, जो स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंसेस होते हैं आईपीसी जैसे वेजिंग वॉर एक्सेट्रा, लेकिन ऑन ऑफेंसेस के रिगार्डिंग जिसमें डेथ पनिशमेंट है वहां भी एप्लीकेबल नहीं होगा। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय पर्सन हु इज कंपेल्ड टू डू बाय थ्रेट which at the time of doing it reasonably caused apprehension, instant death to will otherwise be consequences that person. The person should not on his own accord and from a reasonable apprehension of harm to himself short of instant death place himself in the situation by which he becomes subject to such constraint. Explanation में दो explanation है. A person who of his own accord by reason of threat of being beaten join a gang of dacoit knowing their character is not entitled to benefit of this exception. मतलब मान लो सपोज फॉर एग्जांपल ए बी दो थीफ है, वो सी के घर में आ गए। अब सी जो है वो एक्सपर्ट है लॉकर ओपन करने में, ठीक है, लॉक जो होते हैं उनको ओपन करने में क्या है वो एक्सपर्ट है। इन्होंने इसको रूम से उठवा लिया कि चलो डी के घर हमने चोरी करनी, और इसको पिस्टल के उस पर गन पॉइंट पे ले गया। बट इसने बोला गन पॉइंट की क्या जरूरत है, वो तो डी तो मेरा ऐसे भी दुश्मन है, मैं उसको तो ऐसे भी चोरी करनी है मुझे, समझ लो, ही विल नॉट प्रोटेक्ट, फिर वो प्रोटेक्ट नहीं हो क्योंकि इसने इंटेंशनली ज्वाइन कर दिया उनका ग्रुप, ठीक है। सेकंड बोलता है पर्सन सीज्ड बाय गैंग ऑफ डकैत एंड फोर्स्ड बाय थ्रेट ऑफ इंस्टेंट डेथ टू डू अ थिंग व्हिच इज एन ऑफेंस बाय लॉ, फॉर एग्जांपल Sumit compelled to take his tool and to force the door of the house for the dacoit to enter, plunder it, it entitled to benefit exception. तो या तो फोर्सफुली, मान लो अगर वो उनको फोर्सफुली ले जाता है, जैसे सी को फोर्सफुली ले गया अंडर द गन पॉइंट, फिर वो प्लंडर करता है, तोड़ता है, उसके लॉक को ब्रेक करता है, तो वो उसने खुद ज्वाइन नहीं किया, इंटेंशनल नहीं थी उसको ज्वाइन करने की, ना ही उनके डर से उसने वो किया, क्योंकि वो अंडर द थ्रेट था, तो कंपेल कर रहे थे वो उसको, तो ही विल प्रोटेक्ट, तब वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। Then last section of the जो आपका एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म सेक्शन 97। देखो जो ट्राइफल मैटर होते हैं ना, छोटे पैटी ऑफेंसेस, पैटी, मान लो सपोज आप अभी क्लास के बाद बस में जा रहे हो, ठीक हो गया, आपको धक्का दे रहा है, पीछे से अब धक्का लगा, उसकी भी क्या गलती है, धक्का आगे को लग गया। अब छोटे छोटे मैटर को आप कंप्लेंट नहीं करोगे, वो आप कहाँ प्रोटेक्ट हो जाएंगे, 95 में। कोर्ट बोलता है जो भी ट्राइफल मैटर होता है प्लीज सेटल आउट ऑफ द कोर्ट, कि उनको, और या डी मैनिमस नॉन क्यूरेट लैक्स, ये मैक्सिमम लिख लेना जो आपको एग्जाम में आ सकती है आपका प्रीलिम्स में, ठीक है। द नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका प्राइवेट डिफेंस।